मैं कोशिश करूंगा सरकारी संस्थाएं, खाना भी मैं खिला रहा हूँ, ठीक है। 15 अप्रैल से 15 मई का करते हैं, तो जिन्होंने 15 अप्रैल को ऐसे है नहीं, या तो थोड़ी फाके की समस्या थी जिसको आप सफेद मच्छर बोलते हो या फाका बोलते हो, या फिर गुलाबी सुंडी डालना। 2 टैप केवल लगाना है, देख लो उसमें कुछ है भी कि नहीं। अननेसेसरी 1500 रुपए। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का हाईटेक कॉटन डेमोन्स्ट्रेशन डिजाइन करते हैं। 45 से लेकर 50 के बीच टेम्परेचर शूट अप करता है। और सीट जो आप देखोगे आपकी जगह नीचे में गई और ऊपर पीछा बन के जाएगी, तो आपके कभी भी लाट और शार्ट आप कहते हो, पंजाबी में लाट और हिंदी में निकालता है। एक मेन ब्रांच निकालता है जिसको मोनोकोड बोलते हैं, और उसके साथ की बहुत सारी किस्में इन्होंने बनाई हैं, और उसके लिए भी देश भर में इनका बहुत नाम है। ये जो कृषि आयुक्त बनने से पहले हमारा एक गन्ने का संस्थान है लखनऊ में, वहाँ भी डॉक्टर साहब बहुत साल तक रहे और बहुत सारी किस्में ईजाद की। गुरजीत मान जी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सिरसा के बहुत सम्मानित नागरिकों में से भी एक हैं, और ये यहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, और बहुत इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया हुआ है। इनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, और मैं दीपक जी से कहूँगा कि इनका एक बार स्वागत करें। और इनका टीवी में भी कई चैनल्स चलते हैं, और बहुत जो किसानों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका जो समय समय पर मीटिंग्स होती हैं उसमें ये भाग लेते रहते हैं। तो अब जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, ये जो यहाँ पे एक तकनीकी प्रदर्शन लगा हुआ है, कुछ किसान भाइयों ने देख लिया है और कुछ थोड़ा अभी देखने से रह गए, जो हम इस कार्यक्रम के जस्ट बाद आपको दिखाएंगे। ये जो कार्यक्रम है, जो भागीरथ जी ने आपको बताया कि कपास की खेती काफ़ी मुश्किल दौर में आ गई। कपास का क्षेत्रफल हमारा 15-20 लाख हेक्टेयर हमेशा उत्तर भारत में होता था, जो इस बार घट के 10 लाख हेक्टेयर रह गया। खासकर हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कपास में पिछले वर्ष जो गुलाबी सुंडी आई और उससे पिछले वर्ष सफेद मच्छर का बहुत हमला हुआ, उसको लेके किसानों का मन जो है कपास से काफी उठ गया। धान में बहुत किसान चले गए, जो कि शायद उनको अब ये रियलाइज होगा कि शायद हमने गलती कर ली। वो अनुभव उनका इतना अच्छा हमें लगता है नहीं रहने वाला। और कपास को यहाँ पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा इलाका है, ये खासकर इसका मौसम जो है कपास की खेती के अनुकूल है। कपास को हम ड्रॉट लविंग क्रॉप, जबकि जो ऐसी फसल जो सूखे में अच्छी होती है, ऐसी फसल के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे अब बहुत सालों से अबोर, फाजिलका, सिरसा, फतेहाबाद, मानसा, बठिंडा, ये सारे इलाके जो हैं कपास की बहुत पैदावार यहाँ होती रही है। लेकिन जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है, हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नए नए कीड़े बीमारियाँ आ रही हैं, इसको लेके कुछ ना कुछ जिम्मेदारों को समस्या का हल भी होता है, फिर समस्या आ जाती है। 2015-16 में सफेद मच्छर की समस्या बहुत आई। उस समय भी सभी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियों ने, भारत सरकार ने, कृषि विभाग ने मिलजुल के, ICR ने पूरी योजना बनाई, और हमारी खेती बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर से हमने जो है कपास की पैदावार बढ़ाई, और करीब करीब हम 12-13 मन एकड़ पे आ गए थे। फिर से 22-23 मन एकड़ पे हम लोग पहुंच गए। लेकिन ये पिछले 2-3 साल जो है उनसे फिर से, खासकर जो गुलाबी सुंडी हमारे आ गई, उसको लेके बड़ी दिक्कत आ गई। तो गुलाबी सुंडी के तो 7 तजर्बे हमने लगाए हुए हैं, और आप सब उन्हीं तजर्बों में से गिने चुने लोग आए हैं। ज़्यादा हमने किसान भाइयों को बुलाया भी नहीं, सिर्फ जो हमारे 7 तजर्बे हैं उसमें से जो आप लोग उनको चला रहे हैं और प्रगतिशील किसान हैं, वही किसान हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ही सोचा समझा, इस तकनीक को अपनाया, और उनके खेतों पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ तजर्बा देखने के लिए आपको बुलाया 2 एकड़ में, आने वाले समय में जो है
हमारे पानी की कमी हो रही है, तापमान इधर उधर हो रहा है, बरसात का भी कुछ पता नहीं, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो यहाँ पे 4 प्लॉट में 2 एकड़ की खेती को 4 हिस्सों में बांट दिया और 4 प्लॉट में चारों में ड्रिप के माध्यम से खाद का पूरा हिसाब बनाया है। 4 में से 1 प्लॉट में ड्रिप और खाद ड्रिप के माध्यम से दी जा रही है। दूसरे प्लॉट में बेड बनाए हुए हैं, बेडों पे कपास की खेती करी है, उसमें बीज डाला है। और टाटा दिग्गज की किस्म, जो टाटा दिग्गज आप सब जानते हो और पिछले 1-2 वर्षों से काफ़ी अच्छा जो है खेतों में वो बहुत सफल और अच्छा साबित हो रहा है, वो BG2 हाइब्रिड है। दूसरा जो प्लॉट है उसमें बेड बनाए हुए हैं। तीसरे प्लॉट में जो हमारे यहाँ पराली की समस्या है, पराली को कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे उससे छुटकारा पाए, ये बहुत बड़ी और उसमें खेत में इस्तेमाल करें या बाहर करें, हर स्तर पे उसके बड़े तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें एक प्रयास है कि पराली को बिछा के उसके ऊपर फिर कपास का बीज लगाया है ड्रिप के माध्यम से, और ड्रिप के माध्यम से खाद दी है। और एक जो चौथे नंबर का प्लॉट है उसमें पॉलीमल्च, जो प्लास्टिक की शीट लगा के उसके ऊपर खेती करी है। ये तकनीकें हमारी खेतीबाड़ी विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों ने काफ़ी परीक्षण करे। हमारा जो ICR का कपास का संस्थान है नागपुर में, कोयम्बटूर में सेंटर है, उन्होंने भी बहुत परीक्षण करे। मुझे याद है पॉलीमल्च का 1.5 से 2 गुना तक पैदावार उन्होंने करके दिखाई है। कई वर्षों से परीक्षण किए हैं। उसमें क्या होता है, खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, मॉइस्चर जो नमी है वो उड़ती नहीं, जड़ों का विकास अधिक हो जाता है, और जो पानी के साथ जो खाद या जो तत्व हैं आपके पोषक तत्व, वो अधिक मात्रा में बूटा ले सकता है। तापमान भी इस तरह से बनता है कि कपास का जो पौधा है उसकी बढ़वार तेजी से होती है। तो ये सारी बातें बड़े स्तर पर किसानों को दिखाने के लिए, और इस इलाके में इतना कभी नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग देखो, समझो, और जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी सरकार की स्कीमें आने से आपके तकरीबन बहुत किसान भाई डिग्गी बना रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आम हो गया ये। और ड्रिप का चलन हमारे इसमें किन्नों में या और फल की उसमें तो बहुत है, कपास में अभी कम है। कपास में इसको आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत इसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन पहले भी ड्रिप से जो भी तजुर्बे यहाँ हुए हैं मैंने देखे हैं, उनमें भी सफलता मिली है। लेकिन इस तजुर्बे में बहुत सारी चीज़ों को मिला के हमने उससे भी बेहतर करके यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की है। करीब ये 15 मई की बिजाई हो गई तो 3-3.5 महीने हो गए, 100-105 दिन का नरमा इसमें हो गया है। और आप सब अपने खेतों में देख ही रहे हैं, करीब 25-30-35 टिंडे यहाँ बन गए हैं। बहुत मुझे उम्मीद है कि 1 महीना तो कम से कम टिंडे बनने का है। अभी 50-60-70 टिंडा एक बूटे पे, और 12-15 क्विंटल हमें उम्मीद है कि किले का हमारे को इधर पैदावार मिल जाएगी। तो इसको अगर आप अपने जगह पे अपनाएंगे, यहाँ देखेंगे, और अपने जो भी अपना सकता है, जिसके पास साधन है या आगे साधन बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आगे काफ़ी फायदा होगा। आपकी खाद की भी बचत होगी, पानी की बचत होगी, और साथ के साथ पैदावार को आप अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं आपको सबको, ये जिन्होंने अभी तजुर्बा नहीं देखा, अच्छे से इसको देख लें, फिर से गुजारिश करूँगा। और 1-2 बातें और मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि आपके करीब 3.5 महीने की कपास हो गई,
और हम जो बिजाई का समय आपको सिफारिश करते हैं 15 अप्रैल से 15 मई का करते हैं, तो जिन्होंने 15 अप्रैल को भी लगाई होगी उनकी 4.5 महीने की हो गई। कपास की फसल जो है करीब 5.5 महीने की मान के चलिए, 165 दिन की, तो 1-2 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा। जिनकी अगेती लगी हुई है उनका तो 1 महीना ही बचा है, और जिनकी जो 15 मई के आसपास लगी है 2 महीने का समय बचा है। तो हमें ये सोचना है कि इस समय जिनकी अच्छी फसल खड़ी है वो 1 से 2 महीने में 2-3 मोटी बातों का क्या ध्यान रख लें कि आपकी फसल जो है वो बढ़िया पैदावार दे जाए, और जो आपका कपास से थोड़ा मोह भंग हुआ है फिर से आप अगले वर्षों में कपास की तरफ जाएं और कपास की खेती फिर से शुरू कर दें करनी। तो उसमें एक बात तो है कि कुछ हमारे किसान भाई, चाहे वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, एक समस्या आती है वो अगस्त के आखिर में, तो अब हम पहुंच गए सितंबर के महीने में कि नरमा शाट मार गया। नरमा शाट मार गया, कोई नरमा की फसल बहुत बढ़िया खड़ी है, पूरे उसमें फूल गुंडी टिंडे लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से आपका सारे के सारे बूटे बीच में मुरझाने शुरू हो जाते हैं और आपकी फसल सूखनी शुरू हो जाती है। वो खेत में, सारे खेत में ना होके कहीं कहीं होना शुरू हो जाता है, और उसमें जो टिंडे लगे हुए हैं वो टिंडे खुलने शुरू हो जाते हैं, जिसको फोर्स बर्स्टिंग बोलते हैं, कि उस दबाव में आके एकदम से खुल जाते हैं। जो उसमें रुई है वो कच्ची रह जाती है और पैदावार में काफ़ी कमी आती है। बहुत सारे किसान हमें हमेशा बोलते हैं जब भी खेत में जाते हैं कि सर आप जो ये नरमा शाट मार गया इसकी समस्या का हल बताओ, और काफ़ी उलझी हुई समस्या है, इतनी आसान नहीं है। इस पे काफ़ी अध्ययन भी हुआ, काफ़ी हमारे वैज्ञानिकों ने काम भी करा। इस समस्या में जड़ में कोई कीड़ा या बीमारी नहीं होती, कोई फफूंद नहीं होता, कोई उसमें जीवाणु नहीं होता, कोई इस तरह का रोग नहीं होता, कोई निमेटोड या कोई दीमक कुछ नहीं होती। जो ये मुरझाने का कारण है ये जलवायु का, वातावरण का जो है, उस समय में हमारे जो अब संकर लग रहे हैं वो अगेते लगने लग गए, टिंडे ज़्यादा लगने लग गए, तापमान ज़्यादा हो जाता है, और फसल में अगर पानी की कमी आ गई, बीच में थोड़ा लंबे समय तक पानी नहीं दिया और एकदम पानी दिया, तब भी नरमा शाट मार जाते हैं। तो वो पानी जो है नरमा जो जड़ से लेता है और पत्तों से जो पानी उड़ता है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, और उससे नरमे हमारे मुरझाने शुरू हो जाते हैं। ये मैं सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगले वर्ष जब बिजाई आप करते हैं उस वक्त भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका नरमा ठीक ठाक रहे। उस टाइम में आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो हमें गहरी जुताई कम से कम 3 साल में एक बार जरूर करनी है। हमारी ज़मीन में नीचे सख्त मिट्टी की एक परत बनने लग गई है, और गहरी जुताई करने से वो परत टूट जाएगी और आपका जो नरमे की जड़ें हैं वो नीचे गहरी तक जाएंगी। गोबर की खाद और एक मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा, उसका प्रयोग आपने जरूर करना है। कम से कम 1 किलो ट्राइकोडर्मा का पाउडर गोबर की खाद में मिला के खेत की तैयारी के टाइम में आपने उसका इस्तेमाल करना है। फसल चक्र आपने जरूर से जरूर अपनाना है, और जो आपने बीज का चुनाव करना है उस टाइम पे वो आपने बहुत ज़्यादा अगेती किस्म का बीज, जहां आपके ये शाट मारने वाली समस्या है उसमें नहीं करना। आपका जो अनुभव होगा, शायद आप मेरे से राय रखेंगे कि 773 हमारा अगेता हाइब्रिड है, उसमें शाट मारने वाली समस्या काफ़ी आई, और दिग्गज अभी नया नया है, दिग्गज भी अगेता है, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिग्गज में भी मैंने पिछले साल रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी में काफ़ी काम किया, यही पीवी नोट का ये जो प्रोजेक्ट बंधन का काम है, वहाँ दिग्गज में भी ये समस्या हमने देखी। तो आपने आपका अगर उस तरह का मौसम या आपके खेत में ये शाट मारने वाली समस्या है तो आपको इसमें भी सतर्क रहना पड़ेगा।
ऐसी जगह पे वो किस्म लगानी है जो कम से कम 160-70 दिन की है, जो पूरा समय लेती है पकने में, और उसमें पूरा हिसाब से जैसे धीरे धीरे फूल आते हैं और टिंडे बनते हैं, तो उसमें शाट मारने की समस्या नहीं आई। अब इस वक्त अगर मान लीजिए अभी शाट मारने की समस्या का समय आ रहा है और अगर आ जाती है, मौसम पे भी बहुत सारी चीजें आधारित है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे तब भी नहीं आती, तो उस समय के लिए 2-3 तरीके हैं हमारे रोकथाम के। एक दवाई है सोडियम बेंजोएट के नाम से, जो पंसारी की दुकान में भी मिल जाता है, सॉल्ट है। 5 ग्राम सॉल्ट आपने 100 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करना है, तो उसमें ये मुरझाने के जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उस टाइम पे करना है, तो ये शाट मारने वाली समस्या जो मुरझाना है वो एक आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। एक कुछ तजर्बे हमारे मध्य भारत में हुए हैं, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और यूरिया का घोल बना के 1 लीटर में 2.5 ग्राम आपका ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, 20 ग्राम यूरिया डाल के उसका घोल बना लें और मोटा फुहारा करके आप जहां शाट मारने का थोड़ा सा दिखा उसके चारों तरफ के बूटों में आप तने के साथ साथ उसको डालें, उससे शाट मारने की समस्या जो है आपकी उसका समाधान हो जाता है। तो उससे भी आप इसको बचा सकते हैं। एक और दवाई पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ने पहले सुझाई थी कोबाल्ट क्लोराइड के नाम से, उसको लेके अब कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सी होने लग गई, तो उसकी सिफारिश हमने एक बार रोकी है उसको, नहीं तो उसका 1 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे भी करते थे, तो उससे भी शाट मारने की समस्या रुक जाती है। ये एक मुख्य समस्या है। और एक और बड़ी समस्या जो पिछले वर्ष आई थी, टिंडा गलन की, टिंडे गलने शुरू हो गए और वो भी काफ़ी जिम्मेदार खेत में भी जाते हैं तो बोले जी टिंडे गल रहे हैं, उसकी थोड़ी बात करेंगे। और कीड़ों की जो अब एक जो समय रह गया 1-1.5 महीने का, उसका मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे जो सिरसा में केंद्र है कपास अनुसंधान का, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ऋषि, वो 5-10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, वो कीड़ों के विशेषज्ञ हैं, वो आपको विस्तार से उसमें कुछ बताएंगे। टिंडा गलन की जो समस्या है वो कोई नई नहीं है, पहले से आती थी। जो नीचे के टिंडे होते थे वहाँ कपास का वातावरण अच्छा नहीं मिलता था, काफ़ी संघनी कपास हो जाती थी, टिंडे उसमें फफूंद लगनी शुरू हो जाती थी, ये तो पुरानी बात है। पिछले वर्ष में कुछ ऊपर के टिंडों में भी टिंडा गलन की समस्या आने लग गई और वो टिंडे के पहले तो बाहर आती थी, अलग अलग फफूंद लग जाते थे, अब टिंडे के अंदर भी आने लग गई। टिंडा को तोड़ के देखते हैं तो अंदर से गीला गीला हो गया, गुलाबी हो गया, और काफी मन में डर बैठ गया किसानों के कि अब क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं लगता। टिंडा तोड़ के ही पता लगता है, बाद में जब खिलता है तो गला हुआ हो जाता है। ये एक नई समस्या आई है और इस नई समस्या पर भी हमारा जो कपास संस्थान है नागपुर में, सिरसा में, इन्होंने 2-3 सालों में काफी शोध करा है और काफी कोशिश करके इसकी रोकथाम के तरीके भी बनाए हैं। और ये कारण क्या है, क्यों आ रही है, इसका भी कुछ पता किया है। कुछ ऐसे कीड़े हैं, बग बोलते हैं उसको, वो कपास के टिंडों में थोड़ा टक मार के इतना बारीक छेद कर देते हैं जो हमें कुछ दिखता नहीं, पता नहीं लगता, और उसमें कुछ जीवाणु उसमें उस छेद के माध्यम से अंदर जाके टिंडे को गलाना शुरू कर देते हैं, कुछ फफूंद उसमें लग जाते हैं। तो इनकी रोकथाम करना भी, ये जो मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें आपने एकदम ऐसा नहीं कि कोई दवाई आपको बताएं आप स्प्रे कर दें, आपने ध्यान रखना है खेत में और समय समय पर चेक करना है। और जैसे आप खेत में आते जाते चलते फिरते एक टिंडा इधर से तोड़ा, एक इधर से, 10 में से अगर एक टिंडे में कहीं आपको लग रहा है ऐसा है, तब इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करना है बचाव समस्या आने के जस्ट आते समय या उससे थोड़ा मतलब बाद में इसकी रोकथाम मुश्किल हो जाती है। जैसे ही आपको लगा कि समस्या शुरू हो रही है उस समय में स्प्रे करना है। और आप जैसे हमारे क्लस्टर से ही आए हैं तो आप गुलाबी सुंडी के लिए भी टिंडे तोड़ के, अब हमारे जो साथी हैं आपको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि
समय समय पे आप टिंडे को तोड़ के काट के देखो, अंदर गुलाबी सुंडी तो नहीं है। 2 टिंडे अगर 10 में से आ रहे हैं तो जहाँ ये हमारा PB नॉट नहीं लगा हुआ तो उनको दवाई डालने की ज़रूरत है, और जहाँ PB नॉट लगा हुआ है वहाँ ये समस्या PB नॉट लगने के बाद 90 दिन तक नहीं आती। लेकिन हम समय समय पर चेक करते हैं कि फूल में तो सुंडी नहीं आ रही, टिंडे में तो सुंडी नहीं आ रही। तो इसी तरह से आपने वो टिंडे को तोड़ के देख लेना है कि मेरा टिंडा गलन तो नहीं आ रहा। टिंडा गलन अगर आ रहा है तो 4 दवाइयाँ हैं, 4 दवाइयों में से कोई एक दवाई आपने स्प्रे करनी है, और अगर ज़्यादा लगती है समस्या तो शायद एक और स्प्रे करना पड़े, नहीं तो एक से आपका रुक जाएगा। और ये जो दवाइयाँ हैं उसमें जो सबसे पहले दवाई आई थी वो तो ब्लाइटॉक्सी है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। वो भी इस समस्या के लिए उसकी भी सिफारिश है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवाई ब्लाइटॉक्स की, जो 2 से 2.5 ग्राम आपने 1 लीटर में डालनी है। दूसरी दवाई इसकी है, जो ये भी कोई नई दवाई नहीं है, हमारी कार्बेंडाजिम की दवाई या मैनकोजेब की दवाई पुरानी आती थी। ये दोनों को मिला के एक दवाई है जो कंपनी के हिसाब से देख के तो बहुत सारी बनाती है, लेकिन एक साफ के नाम से आती है, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिला के एक ये दवाई है। एक इसके बाद एक नई दवाई आई प्रोपिकोनाजोल करके, जो टिल्ट के नाम से बहुत चली थी, उसका 1 ml की डोज है। और एक बिल्कुल लेटेस्ट दवाई है जो 2 दवाइयों को मिला के है। एक तो उसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन है और एक डाइफेनकोनाजोल है। ये 2 दवाइयाँ ये एमिस्टार के नाम से, अगर आप सिंजेंटा कंपनी की है, कंपनी की बात नहीं, आप बहुत जो भी अच्छी कंपनी करो, ये 1 ग्राम की डोज है इसकी भी, और प्रोपिकोनाजोल टिल्ट की भी 1। तो ये 4 दवाइयों में से कोई एक आपको अगर लगे, खेत में देख के चेक करके टिंडा गलन आ रहा है, तब आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। एक बात आखिरी रह गई कि एक इस समय में एक 13045 का जो सभी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियों ने भी प्रयोग किए हैं, उसके 1 या 2 स्प्रे आपने अभी और करने हैं 2 किलो 100 लीटर पानी में पोटाशियम नाइट्रेट। इससे भी हमारे फूल गिरने कम होते हैं, फूल टिंडे बढ़ते हैं, कम से कम 2-3 मन नरमा बढ़ता है। तो ये मोटी मोटी जो बातें मैं आपसे बताना चाह रहा था, वो आप अगर इनका ध्यान रखेंगे, जो हमारा 1-1.5 महीना बचा है, तो हम अपनी पैदावार जो है 12-14 क्विंटल तक जो है एकड़ के हिसाब से ले जा सकते हैं। और सभी क्लस्टरों में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, भागीरथ जी भी सब क्लस्टर को देख के आए, और उसमें भी कुछ किसानों ने बहुत मेहनत करी है तो फसल बहुत अच्छी है, कुछ की थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन कुछ में तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी आप हमारे जो साथी हैं आपके साथ, जिनको अटैच किया हुआ है, समय समय पर जो बातें मैंने बताई हैं आपको, टिंडा गलन की बात है या नरमा शाट मारने की बात है, या टिंडे आपने चेक करने हैं, गुलाबी सुंडी नहीं आ रही, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका ये जो सीज़न है आपका अक्टूबर आते आते बहुत अच्छा नरमा होगा। तो इतनी बात मैं करना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।